वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी इलेक्टिव की कक्षा में आज हम अंतराल पुस्तक का पाठ बिस्कोवर की माटी भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया पाठ है। बिस्कोवर की माटी पाठ डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की आत्मकथा नंगा तलाई का एक गांव से लिया गया अंश है। यह पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। बिस्कोवर की माटी पाठ के मुख्य बिंदुओं पर आज की कक्षा में चर्चा करते हुए हम पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी प्रकाश डालेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य और वैभव से युक्त गांव शहरी जीवन की तरह सुख सुविधाओं से युक्त नहीं होते। ग्रामीण लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर होते हैं। लेखक ने पाठ द्वारा इस बात पर बल देने का प्रयास किया है। लेखक बिस्कोहर गांव का रहने वाला है। ग्रामीण परिवेश में ही उसका पालन पोषण हुआ है। लेखक ने अपने जीवन काल में गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया है और उस परिवेश में जीवन जिया है। अपने उसी अनुभव को लेखक पाठ के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। पाठ के आरंभ में उसने गांव में उगने वाले सुगंधित पुष्पों का उल्लेख किया है, जिसमें सर्वप्रथम नाम है कमल का। कमल के तालाब लेखक के गांव में बहुतायत में पाए जाते हैं। कमल की ककड़ी कमल नाल या भसीण नाम से भी जानी जाती है। कमल ककड़ी का उपयोग सामान्यतः अकाल पड़ने पर ही खाने के रूप में किया जाता है। आम तौर पर उसे भोजन में प्रयोग में नहीं लाया जाता। यह जानकारी कमल पुष्प के विषय में लेखक ने पाठ के माध्यम से प्रस्तुत की है। कमल के पत्ते को पुरैन बोला जाता है। आप पटल पर देख रहे हैं कि एक युवक कमल के पुष्प और पत्तों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। कमल के पत्र का आकार बहुत बड़ा होता है, जो भोजन परोसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कमल गट्टा कमल के बीज को कहा जाता है, जो खाने के काम में लिया जाता है। शरद ऋतु में उगने वाले अन्य पुष्पों का उल्लेख करते हुए लेखक ने कोइया नामक पुष्प का उल्लेख किया है। कोइया व उसकी विशेषताओं पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कोइया का नाम कुमुद व कोका बेली भी है। शरद ऋतु में उगने वाला यह जल पुष्प गड्ढे में भरे जल में अपने आप ही लग जाता है। उत्तर भारत में यह पुष्प सर्वत्र पाया जाता है। शरद की चांदनी रात में इसका सौंदर्य अद्भुत लगता है। लेखक को बचपन में ऐसा लगता था कि कोइया केवल उसके गांव में ही पाया जाता है, लेकिन जब वह वैष्णो देवी की यात्रा पर गया तो उसका यह भ्रम टूट गया। गांव में तालाबों के अंदर सिंघाड़ा भी बहुतायत में लगता है। बतिया कच्चे सिंघाड़े को कहा जाता है, जिसके भरे तालाब से जो गंध उठती है वह लेखक को बहुत आकर्षित करती थी और उसी गंध के कारण लेखक तालाब के किनारे खींचा चला जाता था। दृश्य में आप सिंघाड़े का तालाब और उसमें से सिंघाड़े उठाती युवती को देख रहे हैं। सिंघाड़े के पश्चात लेखक ने हर श्रृंगार के पुष्पों पर चर्चा की है। हर श्रृंगार का पुष्प पितृपक्ष में मालिन दाई घर के द्वार पर रख जाती थी, जो पूजा के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। लेखक ने ग्रामीण भाषा में इसे कुरई जात रही कहकर संबोधित किया है। गुड़हल के फूल का उल्लेख करते हुए लेखक बताता है कि यह पुष्प देवी पूजन के लिए प्रयोग में लाया जाता था। लेखक का कहना है कि गांव के लोग केवल फूलों के प्राकृतिक सौंदर्य और सुगंध को ही नहीं देखते, बल्कि उन पुष्पों से दवा का काम भी लेते हैं। सत्यानाशी के फूल का उल्लेख करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि आँख दुखनी आने पर सत्यानाशी के फूल का दूध आँख में डाला जाता था। बेर के फूल का उल्लेख करते हुए लेखक ने बताया
कि बर्रे अर्थात ततैया के डंक को झाड़ने के लिए बेर के फूल का प्रयोग किया जाता था। नीम के फूल के विषय में लेखक ने जानकारी दी कि चेचक होने पर इसका फूल रोगी के पास रख दिया जाता है। गांव में पाए जाने वाले अन्य पुष्पों का उल्लेख करते हुए लेखक ने सरसों, बैंगन, कदम्ब, अमरूद, इमली, भिंडी, तोरी आदि पुष्पों का भी उल्लेख किया है। आप अपने पटल पर इन सभी फूलों को अवश्य देख रहे होंगे। आज की कक्षा में हमने यह पढ़ा कि लेखक ने अपने ग्रामीण परिवेश को किस रूप में समेटने का प्रयास किया है, पुष्पों के विषय में क्या जानकारी दी, कमल को किन किन नामों से जाना जाता है, कोइया के पुष्प के अन्य नाम क्या हैं और गांव में पाए जाने वाले फूलों के औषधीय उपयोग क्या हैं। प्रश्न पत्र में प्रायः इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जा सकती है। धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम इसी पाठ के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।